नमस्कार दोस्तों। तो जिस प्रकार से मैंने पहली वीडियो डाली थी सभी के लिए कि मैं स्टूडेंट्स के टाइप बताऊंगा और उनके लिए स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से उनको तैयारी करना चाहिए। तो मैंने उसमें कुछ टाइप के स्टूडेंट बताए थे जिन्होंने पहले ही तैयारी शुरू करी है। एक तो वो टाइप के स्टूडेंट थे। सेकंड टाइप में मैंने बताया था जिन्होंने प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला। तीसरे में बताया था इनका प्री निकल गया है और स्किल टेस्ट भी निकल गया बट मार्क्स कम आ पा रहे हैं। तो मैं सारे तरीके के स्टूडेंट्स आपको बताने वाला था, बट कुछ व्यस्तता के चलते मैं उस समय मौजूद नहीं हो पाया था काफी टाइम से। लेकिन अब मैं दोबारा से आ गया हूँ। आपको सबसे पहले मैं आपके टाइप 1 के स्टूडेंट्स बताता हूँ कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और धीरे धीरे उसको खत्म करके जल्दी से मैं 2019 के रीजनिंग के जो क्वेश्चन छूट गए थे उनको मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करूंगा इसी चैनल पर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टाइप 1 स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, जिन्होंने अपनी तैयारी अभी शुरू करी है और फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं दिया है, वो यदि एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो एग्जाम आने वाला है, या उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है या भरेंगे आगे चलकर भी अगले नेक्स्ट कमिंग एग्जामों के लिए, तो उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उनको किस किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं इस प्रकार की फील्ड में, या तो वो कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, या बिल्कुल ही 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं, या कहीं पर मजबूरी में उनको नौकरी करनी पड़ रही होती है प्राइवेट जॉब, या उनको देर से पता चलता है कि हमें नहीं एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करनी है। तो उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, जो इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है ना, वो काफी मायने रखता है कि आपने एकेडमिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर की टोटली डिमांड है कि इंग्लिश, रीजनिंग और आपको जीएस का नॉलेज होना चाहिए, और इसके अलावा आपको स्किल टेस्ट होना चाहिए। तो स्किल टेस्ट तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं से एकेडमिक्स में नहीं रहता है किसी भी स्टूडेंट्स के, क्योंकि स्किल टेस्ट में स्टेनो सीखना होता है जो कि बैकग्राउंड में नहीं रहता, वो बाद में ही सीखी जाती है। अब बात आती है इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीएस की। तो जैसे जीएस बैकग्राउंड में रहते हैं आपके 9th 10th 11th 12th में भी ज्योग्राफी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब रहता है। उसके बाद आपको इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ग्रामर कहीं ना कहीं पढ़ाई जाती रही होती है, और कहीं ना कहीं मैथ होती है, तो उसी से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड डिपेंड करता है कि आपने किस तरह तैयारी की है। मैंने पर्सनली देखा है, मेरे पढ़ाए हुए काफी स्टूडेंट्स एसएससी स्टेनोग्राफर में सिलेक्ट हुए हैं और आज अलग अलग जगह नौकरी कर रहे हैं। आपने इंटरव्यूज में भी देखा होगा, काफी इंटरव्यूज पेंडिंग थे, तो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज भी देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स तुरंत ही कैच कर लेते। जो नए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं दिया, वो तैयारी करने आते थे जब, तो वो तुरंत कैच कर लेते थे कि मैंने पढ़ाया और उन्होंने तुरंत कैच किया। अचानक ही उन्हें चीजें, हालांकि उनको नॉलेज कुछ चीजों की होती थी, कुछ की नहीं भी होती थी, क्योंकि क्या थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, पढ़ने के तरीकों का एक अंदाज बदल जाता है, ऑब्जेक्टिव बेस में आ जाते हैं। तब तक सब्जेक्टिव रहता है जब तक हम अकेडमिक्स में रहते हैं। एक तो वो स्टूडेंट थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे इनका अकेडमिक्स में जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, या केवल जो पास ही होते रहे, जिनके अच्छे ग्रेड्स नहीं थे, उनको चीजें देर से समझ में आती है। तो डिपेंड करता है, आप तैयारी इसकी करेंगे तो आपकी सफलता के क्या मायने और कितनी जल्दी है सफलता के मायने, वो आपके एकेडमिक्स पर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, इनका एकेडमिक बेस स्ट्रॉन्ग है और एकेडमिक बेस जिनका कमजोर है। अब देखिए, एकेडमिक बेस जिनका कमजोर है, इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको आर्टिकल्स तक का ज्ञान नहीं है, कई तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनके लिए क्या, कई विलेज गांव के बैकग्राउंड से भी आते हैं, या कई ऐसे राज्यों से भी आते हैं स्टूडेंट जिनके यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए कोई भी कोचिंग अवेलेबल नहीं है, या नया एग्जाम। देखिए, है तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम एसएससी स्टेनोग्राफर, इसका मतलब ये है कि सभी इंडिया के सभी कोने कोने से लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और अब तो खैर काफी कंपटीशन में काफी लोग कूद पड़े हैं इसके। तो ये अब क्या है कि सब जगह धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हो गए हैं, तो सभी लोग उसकी तैयारी करना चाहते हैं। बट हम बात करते हैं टाइप 1 स्टूडेंट्स की। तो मैंने दो प्रकार के बताया, इनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, जिनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, और जिसका वीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जिनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है वो इसमें जल्दी पकड़ बना लेते हैं, ठीक है ना। अब जिनका पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में लोग बोलते हैं कि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे लें।
तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपको कोई नहीं बता सकता कि पहले अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन कैसे लें। ये इस तरह की जो भी वीडियो आती है वो एक केवल गाइडलाइन बेस्ड होती है, आप गाइडेंस दे सकते हैं उसमें कि इस तरीके से ला सकते हैं। लेकिन जो पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है कि उसने अपने एकेडमिक्स में कितनी ज्यादा पढ़ाई करी है। जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पर लक को, किस्मत इसको बोलते हैं, इसको एक्सक्लूड करके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर केवल हार्डवर्क बेस्ड थिंग्स पर बातें कर रहा हूँ जो कि हार्डवर्क पर बेस्ड होती है। यदि केवल व्यक्ति की मेहनत और उसकी बुद्धिमत्ता की माप ली जाए, देखिए लक की बात अलग होती है, उसको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज अपने हाथ में ना हो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। जो अपने हाथ में हार्डवर्क से और जितने भी हमें मेहनत करना है, सब हम बुद्धि जो हम यूज कर रहे हैं, समय हम जितना दे रहे हैं उसके अनुसार जो जिनका एकेडमिक्स में काफी वीक रहा है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले पाना मुश्किल लगता है कहीं ना कहीं। बट डिपेंड भी करता है कि उन्होंने एग्जाम कब भरा है और उनके एकेडमिक्स के 12th के कंप्लीट होने के बाद या ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद कितने समय बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। जैसे कि 2 महीने बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है सिलेक्शन होना, मैं कह सकता हूँ ये बात। बट 1 साल बाद यदि एग्जाम हो रहा है या 8 महीने बाद हो रहा है तो उसमें कुछ चांसेस है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर आ जाएंगे। अब आप मुझसे इस वीडियो में ये ना पूछे कि कितने नंबर के अच्छे कैसे आएंगे, वो टाइप 2 स्टूडेंट्स में आएगा। फिर टाइप 3 में तो लगभग जब सभी टाइप्स के स्टूडेंट्स की वीडियो आ जाएंगी तो जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनके सभी प्रकार के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बताया था कि जो कैचिंग पावर होती है स्टूडेंट्स की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब मैं बात करता हूं जिनका एकेडमिक्स स्ट्रांग है उनको क्या करना चाहिए। देखिए जिनका एकेडमिक्स स्ट्रांग रहा है, जिनको इंग्लिश का, जीके का ज्ञान है, वो बड़ी आसानी से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं इजीली। उनको ऑफलाइन कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि वो थोड़ा बहुत भी प्रयास करते हैं और अपने एकेडमिक्स का सही यूज करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, यदि 4 से 5 आवर्स वो अच्छे तरीके से प्लानिंग करके पढ़ाई करते हैं और जरूरत पड़ने पर समय समय पर वो यदि किसी अच्छे शिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे कि कुछ चीजें एकेडमिक्स में कवर नहीं होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे इंग्लिश में कुछ एक्टिव पैसिव स्पेशल टाइप के होते हैं, ठीक है ना, और नरेशन भी स्पेशल टाइप के होते हैं, कुछ कुछ नरेशंस होते हैं, या क्लोज टेस्ट आ जाते हैं जो कि एकेडमिक्स में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दे पाते या कहीं ना कहीं आदमी भूल जाता है उनको। तो इनके लिए कुछ स्पेशल चीजों को कवर करने के लिए वो किसी शिक्षक के का मार्गदर्शन ले सकते हैं या खुद ही सेल्फ स्टडी अच्छे से करके और यूट्यूब का फायदा उठा करके उस पर ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स डले रहते हैं या इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई इंग्लिश के, तो वो इजीली उससे कवर कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। हालांकि जो जिनका एकेडमिक्स क्लियर है जब वो आएंगे इस परीक्षा में उतरने के लिए तो उनका भी कंपटीशन धुरंधरों से होगा, जो कि इस एग्जाम को काफी 3 या 4 साल से दे रहे हैं। तो कंपटीशन कहीं भी कम नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल इक्वल है। बट हाँ, आपके पैर जमेंगे और जरूर जमेंगे। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ छात्र तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो एक ही बार में निकाल लेते हैं क्योंकि उनका एकेडमिक्स और उनकी बुद्धिमत्ता काफी तेज होती है, वो जल्दी ग्रेस्पिंग पावर उनकी काफी तेज होती है, तो वो इजीली उसको कवर कर सकते हैं। और जिनका एकेडमिक्स अच्छा है वो नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स ला पाए, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट में वो काफी मार्क्स ले आते हैं, इतने मार्क्स कि उनको ग्रेड सी या ग्रेड डी होम डिपार्टमेंट या ग्रेड सी उनको होम स्टेट में उनको या फिर उनको ग्रेड सी में नौकरी इजीली उनकी लग जाती है। अब दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं, इनका एकेडमिक्स कमजोर होता है या वो किसी कारणवश उतना नहीं पढ़ पाते हैं, जो भी रहा हो कारणवश, या इनकी ग्रेस्पिंग पावर कम होती है, तो उनको एक प्रॉपर तरीके से वो भी इस क्षेत्र में अपना सिक्का जमा सकते हैं। लेकिन उनको क्या मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे में कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कि बिल्कुल ही कहना चाहेंगे उनको कुछ भी नहीं आता था, उनको आर्टिकल का ए और एन और दा में भी अंतर नहीं पता था कि क्या होता है, और लाख समझाने का भी ए एन और दा नहीं लगा पाते थे, या रीजनिंग के सिंपल जोड़ गुणा भाग वाले क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, वो ही आज नौकरी कर रहे हैं। देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड। यदि आप कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार है ना, तो मेरी बात मानिए बहुत सी चीजें पलट जाती हैं, फिर सारी चीजें लक के फैक्टर भी समाप्त हो जाते हैं यदि आप अथाह मेहनत इसमें करते हैं।
बट आपकी मेहनत का जो लेवल है ना बहुत एक्सट्रीम स्तर का या बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए। तो जो लोग इस क्षेत्र में बिल्कुल ही नए हैं, इनका एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं है, उनको खुद ही पता होगा कि मुझसे देखिए एवेल्यूशन कैसे किया जाता है। एवेल्यूशन व्यक्ति खुद का खुद ही कर सकता है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे पता है कि यदि मुझे कोई भी एक्टिव पैसेज देगा मैं तुरंत बना दूंगा उसका बिना ऑप्शन के भी, तो मुझे पता है कि मेरी तैयारी पहले से ही काफी अच्छी है। तो कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो एक बार सेट पेपर उठा, यदि किसी को अपनी योग्यता का मूल्यांकन करना है ना, तो एसएससी स्टेनोग्राफर का कोई भी 200 नंबर का पेपर उठा लो और उसको सोल्व करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी स्थिति क्या है। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एवेल्यूशन कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आगे क्या किया जा सकता है। तो आगे क्या है कि एक प्रॉपर आप एक अच्छे से तरीके से चीजों को पढ़ना शुरू करें व्यवस्थित ढंग से, किसी अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में या किसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी चैनल पर आपको रीजनिंग भी, जीके भी और इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। तो आप इतने सारे वीडियोस डले हुए हैं, उनको देखेंगे तो ये आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे यदि आप पूरे वीडियोस अच्छे से देखते हैं और खुद मेहनत करते हैं। तो एक बेसिक से पहले आर्टिकल पढ़े, तो एक प्रॉपर जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को कवर करने वाला आप कोई मार्गदर्शक जिसने अच्छे से उस सिलेबस को कवर किया हो व्यवस्थित ढंग से विद द पॉइंट ऑफ एग्जाम, यदि उसने कवर करा रखा है सारी चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप उसको जरूर उसके मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए और धीरे धीरे आप इतने खुद ही योग्य हो जाएंगे कि आपको फिर मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वतंत्र हो जाएंगे फिर हर चीज से और खुद में खुद तैयारी करने के आप पूरी तरीके से योग्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार के स्टूडेंट हैं। और जो स्टूडेंट गांव में रहते हैं या जो ऑफलाइन कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते, देखिए यदि जो मैंने स्टूडेंट बताया जिनका एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, वो ऑफलाइन कोचिंग भी अपने जहाँ पर वो रहते हैं पास में यदि कोई अच्छे से पढ़ाता है इंग्लिश, तो वहां पर भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं किसी अच्छे मार्गदर्शन में। उसके बाद यदि उनको वहां से यदि उनका कोर्स हो जाता है अच्छे से और उनको लगता है कि नहीं मुझे अभी और सुधार की जरूरत है, तो आप ऑनलाइन चैनल्स का भी यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के डिपेंड करता है कि आप अपनी बुद्धि और क्षमता का योग अपनी मूल्यांकन करने में किस तरीके से कर रहे हैं। कहीं आप भ्रम में तो नहीं जी रहे कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कि उस भ्रम में आप चीजों को नकार रहे हो। क्योंकि इस एग्जाम में क्या है कि शॉर्टकट्स की और बहुत सारी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक निश्चित मार्गदर्शन लेना इसमें अति आवश्यक है। और हर ही एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सब एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको मार्गदर्शन लेना, थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन लेना तो बिल्कुल ही अनिवार्य रूप से लेना भी चाहिए। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं वो आपको इजीली बता सकते हैं कि इस एग्जाम में उन्होंने किस तरीके से मेहनत की। इसलिए हम इंटरव्यूज वगैरह भी सभी चीजें लेकर के आते हैं। तो ये है टाइप 1 स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिल्कुल ही इस फील्ड में नए आए हैं। तो उन्हें पहले सिलेबस समझना होगा दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को, उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करनी होगी। जहाँ दिक्कत आती है वहां उसका मार्गदर्शन लेना होगा और प्रॉपर तरीके से, निरंतर सतत तरीके से जितनी सारी और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपके लिए लगातार वीडियो आती रहती है, नोटिफिकेशन भी आता है एग्जाम का, तो उससे आपको इस चैनल पे अवगत कराया जाता है हर बार कितनी वैकेंसी है, क्या होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कहीं पर भी आप कुछ भी करें, आपको खुद ही अटाटूट मेहनत करनी होगी। और इसी बीच में आपको काफी चीजों की मोटिवेशन की जरूरत भी पड़ती है। तो आप उस मोटिवेशन से अपने आप को बैलेंस बनाए रखते हैं और तमाम तरीके की समस्याएं भी होती हैं जिनको आपको बैलेंस करना होता है। तो इसलिए हम मोटिवेट भी आपको करते रहते हैं समय समय पर। और पढ़ाई के लिए भी हम लोग यहाँ पे वीडियो डालते रहते हैं और जो भी नई चीज होती है उससे आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी व्यस्तता हो जाती है पर हर बार ऐसा नहीं होता। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2 स्टूडेंट्स की जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है और मेंस नहीं हो पाता है, उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट ने तो एक ये प्रश्न पूछा हुआ था, स्टूडेंट ने एक ये, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। प्रणव शुक्ला जी हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था मुझसे, तो मैंने इसको आपके सामने लिया है। तो इसमें से ये पूछा है टी इज ग्रेटर देन एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन ई इक्वल टू एल स्मॉलर देन वी इक्वल टू डब्ल्यू, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो मैंने इस प्रकार के प्रश्न आपको पहले भी करवाए थे। इसमें टी को आप नंबर दे दिए अपने मन से 4। अब देखिए टी किससे बड़ा है, एस से, तो एस को दे दीजिए आप 3
और एस किससे बड़ा है, के से, तो आप उसको दे दीजिए 2, क्योंकि टी किससे बड़ा है, एस से, तो आप उसको ज्यादा देंगे, एस छोटा है तो उसको 3, और एस के से बड़ा है और के एस से छोटा है, एक ही बात है। तो एस को मैंने 3 दे दिए, तो के को मैंने 2 दे दिए। अब के और बाय बराबर है तो बाय को भी 2 दे दिए। बाय इज ग्रेटर देन ई, तो उसको 1 दे दिया क्योंकि बाय ई से बड़ा है, और एल को भी 1 दे दिए क्योंकि ई इक्वल टू एल है। अब इससे भी बड़ा है तो उसको मैंने अपने मन से 1.5 दे दिए, क्योंकि वी किससे बड़ा है, एल से। देखिए बड़ा निशान दिख रहा है, वी इज ग्रेटर देन एल, और ई किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है, तो 1.5 इसको हमने मार्क्स दे दिए। अब देखिए बड़ा आसान है ये पता करना, टी इज ग्रेटर देन वाई, यस टी इज ग्रेटर देन वाई। क्यों, क्योंकि टी को 4 है, वाई की 2 नंबर है, तो टी इज ग्रेटर देन वाई हो गया। तो ये मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही है, ये गलत नहीं है, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि टी वाई से बड़ा है। टी के नंबर 4, वाई के 2। एल इज स्मॉलर देन के, एल कितना है 8, और के कितना है 2। क्या एल स्मॉलर देन के है, एल के से छोटा है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एल के पास 1 नंबर है, के के पास 2, तो छोटा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ई इज ग्रेटर देन टी, देखिए ध्यान से, ई इज ग्रेटर देन टी, ई के पास कितना नंबर है 1, और टी के पास कितना है 4, तो क्या ई टी से बड़ा है क्या, नहीं, ई टी से क्या है, छोटा है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ई इज ग्रेटर देन टी, ई टी से बड़ा है, लेकिन अब वास्तव में क्या है, ई टी से छोटा है, क्योंकि ई के पास 1 नंबर है, टी के पास 4, मतलब यही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जल्दी नंबर देने की, तो गिनती से उंगलियों पर 5 सेकंड गिनेंगे तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक और प्रश्न और पूछा था, इसको मैं अगली वीडियो में शामिल करूंगा। इसके बाद मैं टाइप 2 टाइप 3 स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद मैं जल्दी जो 2019 के क्वेश्चंस हैं मैं उसको आपको सोल्व करवाऊंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए